नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुआखजे का मुतालबा। ममता बनर्जी ने अपोजिशन की किसी भी तहरीक की हिमायत का किया ऐलान। वाशिंगटन में जयशंकर और मार्क रूबियो की मुलाकात। तवानाई, दिफा, न्यूक्लियर और अहम मैदानियात में दो तरफा ताउन बढ़ने पर इत्तेफाक। कर्नाटक में मुबैना एक्साइज घोटाला। विधानसभा में बीजेपी और जेडीएस का एहतजाज रात भर जारी रहा। एक्साइज वजीर के इस्तीफे का मुतालबा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मंसूबे पर काम तेज रफ्तारी से जारी। पालघर में दूसरी पहाड़ी सुरंग की कामयाब तकमील। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी का इंतकाल। मुख्तलिफ गोशों से ताज़ियत का इजहार। और अब खबरों की तफसील। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया है। एक गैस टैंकर के उलट जाने से यहां शदीद बहरान पैदा हो गया। खंडाला घाट के इलाके में पेश आने वाले इस हादसे के बाद दोनों सिमतों में ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया है, जिसके बाद सैकड़ों गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं। हुकाम के मुताबिक हादसे के मुकाम पर ट्रैफिक 12 घंटे से ज़ायद वक्त तक मुतासर रही, जबकि ख्वातीन और बच्चों समेत मुसाफिरों को खुराक, पानी और बैतुल खुला जैसी बुनियादी सहूलतों की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा। हाईवे ट्रैफिक पुलिस ने मुसाफिरों से अपील की है कि मामूल की आमदोरफ्त बहाल होने तक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर से गुरेज करें। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से खबर है, सिक्योरिटी फोर्सेस 2 महसूर किए जा चुके दहशतगर्दों के खिलाफ आखिरी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक दोनों दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ रखते हैं और रामनगर के जंगलाती इलाके में एक कुदरती गार में छुपे हुए हैं। मंगल की शाम फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने दहशतगर्दों का सुराग लगाया, जिसके बाद 1 घंटे से जायद फायरिंग का तबादला हुआ। हुकाम का कहना है कि झड़प के दौरान एक दहशतगर्द जख्मी हुआ, ताहम वो अपने साथी के साथ गार में दाखिल होने में कामयाब हो गया। अब सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके को घेरे में लेकर फाइनल ऑपरेशन की मंसूबाबंदी कर रही हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुआखजे का मुतालबा किया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुत्तहिदा अपोजिशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुआखजे की तहरीक लाती है तो तृणमूल कांग्रेस इसकी मुकम्मल हिमायत करेगी। ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनके वक्त की तौहीन की। इस मौके पर वो उन ख़ानदानों के साथ मौजूद थे जो खुसूसी नजरसानी फहरिस्त यानी SIR से मुतासिर होने का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट पर खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR पर तबसरा करते हुए कहा कि फॉर्म 7 से मुतालिक शिकायत पूरे यूपी से आ रही है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों में मुलव्विस है। फॉर्म 7 को लेकर के पूरे प्रदेश से जगह जगह से खबर आ रही है और जानकारी और जो सूचना मिल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर धांधली की तैयारी कर रही है। जिस समय से मुझे ये सूचना मिलना शुरू हुई उसी समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जानकारी हासिल करा दी और सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत भी की। और हमारे कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं और कार्यालय को जो देखते हैं उन्होंने भी जानकारी हासिल करना शुरू किया और चुनाव आयोग को लिखित शिकायतें दी हैं। लिखित शिकायतें देने के बाद फॉर्म 7 की धांधली के सबूतों के बाद हमारी मांग है कि डाउनलोडेड फॉर्म के सत्यापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। कागजी फॉर्मेट नहीं, फॉर्म हो, मतलब हर फॉर्म पर नंबरिंग हो
कागजी फॉर्म 7 पर ECI का होलोग्राम हो। फॉर्म 7 के अब तक जमा सारे फॉर्म निरस्त हों। अब तक जमा हुए सारे फॉर्म पर जो हस्ताक्षर हों उनकी न्यायिक जांच हो। घपलेबाजी को पकड़ने के लिए AI का सहारा लिया जाए। फॉर्म 7 जमा करते समय की CCTV फुटेज निकाली जाए। जो भी आरोपी पकड़ा जाए उसके विरुद्ध FIR दर्ज करके उसके ऊपर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हिंदुस्तान और अमरीका के दरमियान तय पाने वाले तिजारती मुआहदे का खैर मकदम किया गया। दोनों रहनुमाओं ने तवानाई, न्यूक्लियर ताउन, दिफाई और अहम मैदनियात के शोबे में दोतरफा शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया। उधर वाशिंगटन में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने अहम बात कही। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने नए तजारती मुआहदे के तहत रूसी खाम तेल की खरीदारी रोकने का अहद किया है और इसकी जगह अमेरिका से तेल खरीदने का वादा किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक इस मुआहदे के तहत हिंदुस्तान मुमकिना तौर पर वेनेजुएला से भी तेल खरीदने पर गौर कर रहा है। The President struck another great trade deal with India. He spoke with Prime Minister Modi directly. They share a very good relationship. India committed to not only no longer purchasing Russian oil, but buying oil from the United States, also perhaps from Venezuela too, which we know will now have a direct benefit on the United States and the American people. And in addition to that, Prime Minister Modi committed to $500 billion of investments into the United States, including for transportation, for energy, and for agricultural products. हिंदुस्तान की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी रोकने के अमरीकी दावों पर आलमी माहिरीन ने शुकूक व शुबहात का इज़हार किया। पोलैंड के इदारा बराए बैनुल-अक़वामी उमूर के सीनियर तज्ज़ियाकार पैट्रिक गोगेल का कहना है कि भारत के लिए रूसी तेल की दरामद मुकम्मल तौर पर बंद करना फ़िलहाल मुमकिन नज़र नहीं आता। About complete stop of import of Russian oil by India. I believe we will observe the reductions in the quantity of oil imported from Russia, but it will not be halted completely until and unless India is provided with alternative sources of oil for a competitive price. I have been always arguing that the best way to deal with India's purchases of Russian oil is not by sanctioning India, but by helping India to find alternative sources of energy. And in this regard, the US is willing to supply more oil to India at the reasonable price. मरकज़ी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने अहम दावा किया है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को अमेरिका के साथ एक बेहतर और फ़ायदेमंद तिजारती मुआहदा हासिल हुआ है जिसमें ज़राअत और डेयरी शोबों से मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया गया। इन्होंने वाज़ेह किया कि इस मुआहदे में हसास ज़रई अशिया और डेयरी मसनूआत को शामिल नहीं किया गया है। हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रता के रखते प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनके आत्मीय संबंध है उसके मद्देनजर जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। आप सबको, हम सबको मिली है जो देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत लाती है। हम सब जानते हैं महीनों से हमारी नेगोशिएटिंग टीम्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ लगातार डायलॉग बनाए हुए थी, बातचीत में कर रही थी। कई सारे जटिल विषय थे, कई सारी समस्याएं थी।
भारत के ऊपर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ था। उद्योग जगत को, हमारे किसानों को जो बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, सभी को तकलीफ हो रही थी। हमारे मरीन एक्सपोर्टर्स, सी फूड एक्सपोर्टर्स भी दिक्कत में थे। वस्त्र क्षेत्र, टेक्सटाइल सेक्टर में भी आवश्यकता थी कि ये रेट कम हो। यहां तक कि कुछ दिन पहले तक विपक्ष के नेता भी हमें पूछ रहे थे कि कब होगा यूएस डील। माहिरीन का कहना है कि हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। वाशिंगटन में कैंसास यूनिवर्सिटी के कानून के प्रोफेसर राज भाला ने यह तबसरा किया। उन्होंने कहा कि ऐसी पॉलिसियों से आलमी तिजारत में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है और सरमायाकारी को भी खतरात लाहक हो रहे हैं। Laws at stake, the principal ones, come from the General Agreement on Tariffs and Trade, the GATT, and the World Trade Organization. And specifically in GATT, there are two provisions, Article 1 and Article 2, that the U.S. has been consistently violating at least since Inauguration Day, January 20th of 2025. The first, Article 1, is the most favored nation principle, the MFN rule. And the MFN rule, to use a kind of a theological metaphor, is that you should love all your neighbors equally. You should treat all your neighbors equally. So if you're charging India, if the U.S. is charging India a tariff of 50%, but it's charging the United Kingdom a tariff of 10%, that's a violation of the MFN rule. Likewise, per the recently announced deal on social media, and we should talk about whether it's even really much of a deal, when the U.S. says it's going to drop its tariff to 18% on Indo. भारत और भूटान ने बिजली के शोबे में बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने से इत्तफाक किया है। नई दिल्ली में भूटान के वजीर तवानाई ने मरकजी वजीर बिजली मनोहर लाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रासंग छोटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के मंसूबे से बिजली की पैदावार को तिजारती तौर पर बेहतर बनाने पर गौर किया गया। कर्नाटक में बीजेपी और जनता दल सेकुलर ने बतौर एहतजाज पूरी रात असेंबली में गुजारी। असेंबली में ही डिनर किया, वहीं गद्दे और तकिए बिछाकर आराम भी किया और सुबह एहतजाज में शामिल कुछ एमएलएज वहां से चले भी गए। मुबैना एक्साइज घोटाले के खिलाफ विधानसभा में कल से एहतजाज शुरू किया गया था। दोनों पार्टियों ने एक्साइज वजीर आरबी तिमापुर के इस्तीफे का मुतालबा किया। असेंबली के अंदर भी अराकीन ने प्ले कार्ड उठाकर वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया। अपोजिशन लीडर आर अशोक ने इल्ज़ाम लगाया कि एक्साइज महकमे में 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इन्होंने दावा किया कि वजीर हर महीने करोड़ों रुपए की मुबैना वसूली में मुलविस हैं। इस मामले में लोक आयुक्त को शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बीजेपी और जेडीएस के लीडरों ने बेंगलुरु में इस दौरान मीडिया से बात की। बिल्कुल रेसिग्नेशन देना ही चाहिए, क्योंकि पूरा कर्नाटक के वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन वो बोल रहा है हमारे पास पैसा पूछ रहा है, कमीशन पूछ रहा है बोल के वाइन मर्चेंट्स एसोसिएशन बोल रहा है। एक दूसरा, एक लाइसेंस देने के लिए वो प्लेस के कौन सा प्लेस है, कितना बिजनेस होता है, उसके आधार पर निर्भर है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक CL7 लाइसेंस को फिक्स्ड रेट है। वो पैसा लेकर ही लाइसेंस देगा, अगर पैसा नहीं देगा लाइसेंस नहीं। ये एक्साइज का बहुत बड़ा घोटाला, करीबन 6,000 करोड़ का घोटाला कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने सिद्धरामैया के नेतृत्व का मंत्री जी ने किया है। वो मंत्री जी का हम लोग रेसिग्नेशन या उनको मिनिस्ट्री से निकालने के लिए हमारा आज फुल नाइट इधर प्रोटेस्ट चलेगा। आज सारा भारतीय जनता पार्टी का और जेडीएस का सभी एमएलए लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हमारा संकल्प है कि उनको वो लोग मिनिस्ट्री से हटाना करके हमारा मांग है। Tune of around 6,500 crores to the minister and his son
and a few connected officers also. When the discussion has happened in the floor of the House, we have given audio proofs, we have given documents, everything. When the minister gave the answer, he neglected the whole issue only, as if nothing has happened. They didn't call for. मुंबई हवाई अड्डे पर मंगल की शाम एक बड़ा हादसा टल गया। यहां एयर इंडिया और इंडिगो के दो तैयारे के विंग्स के सिरे आपस में टकरा गए। हुक्काम के मुताबिक वाकई के बाद दोनों तैयारों को जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया और तमाम मुसाफिर महफूज रहे। हादसे के वक्त एयर इंडिया का तैयारा टैक्सीवे पर टेक ऑफ से कबल खड़ा था, जबकि इंडिगो का तैयारा लैंडिंग के बाद टैक्सी कर रहा था। सिविल एविएशन हुक्काम के मुताबिक DGCA की टीम मौके पर मौजूद है। वाक़े की जांच की जा रही है। वाक़े कल शाम तकरीबन 7:30 बजे के करीब पेश आया, जिसके बाद दोनों तैयारों को मुआयने के लिए वापस ले जाया गया। महाराष्ट्र के पालघर से अहम खबर है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल मंसूबे की दूसरी पहाड़ी सुरंग की कामयाब तकमील हो चुकी है। इस हवाले से मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने ऐलान भी कर दिया। ये सुरंग 454 मीटर तवील और 14.4 मीटर चौड़ी है, जिसमें बुलेट ट्रेन के अप और डाउन दोनों ट्रैक होंगे। वजीर रेलवे ने मंसूबे पर काम कर रही टीमों के कामों को सराहा और कहा कि दुनिया हिंदुस्तान के पहले हाई स्पीड रेल मंसूबे की पेशरफ्त देख रही है। आज सेकंड माउंटेन टनल पालघर जिले में 1 महीने के अंदर अंदर आज इसका ब्रेक थ्रू हुआ है। फर्स्ट 2 जनवरी को हुआ था और आज 3 फरवरी को अगला ब्रेक थ्रू हुआ है। हाई स्पीड रेल का इस पहले प्रोजेक्ट में करीब 334 किलोमीटर का वायडक्ट कंप्लीट हो गया है। 417 किलोमीटर के पियर्स बन चुके हैं। OHE मास्ट 5400 लग चुके हैं। स्टेशन सब जगह एडवांस्ड स्टेज में है। ब्रिजेस एडवांस स्टेज में है। महाराष्ट्र में जो ठाकरे साहब के परमिशन न देने के कारण जो लॉस हुआ टाइम और जो डिले हुआ प्रोजेक्ट, मुल्क भर में अक़लियतों की इबादतगाहों पर बढ़ते हुए हमलों के खिलाफ इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट के मुश्तरका एहतमाम से दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर शख्सियात, समाजी कारकुनान, वकला, साफिया और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम जो ये अच्छा हुआ है, यहाँ जो इफेक्टेड लोग हैं वो आए हैं और लोग बोल रहे हैं किस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर में उसको नहीं माना जा रहा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। हम लोगों का ये कोशिश है हम लोगों की कि जो है हर एक संविधान को माने और कानून को माने और ईमानदारी के साथ फैसला करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, असल में आज की जो मीटिंग थी सुबह APCR और IMCR की तरफ से जो हुई है, सुबह की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि ये जो सिलसिला चल रहा है ये सिर्फ मुसलमानों की हद तक महदूद नहीं है। यह ज़ाहिर है सबसे बड़ा असर तो मुसलमानों पर पड़ रहा है, लेकिन सिख है, ईसाई हैं, उनकी भी बादगाहों पर हमले हो रहे हैं, बुद्धिस्ट हैं। तो एक कोशिश हम लोगों ने ये तय किया है कि कोशिश ये करेंगे कि इन सब के साथ मिलकर एक जॉइंट एक्शन प्लान बनाएंगे और उसके बाद हम इसको पूरे मुल्क में नाफिज करेंगे। तो एक प्रोडक्टिव चीज़ हुई है, सिर्फ ये बयानबाजी नहीं हुई है, सिर्फ एहतजाज नहीं हुआ है, सिर्फ हमने प्रोटेस्ट नहीं किया है, बल्कि एक एक्शन प्लान भी तैयार किया है और उसके ऊपर इंशाल्लाह काम होगा। यकीनन जिस तरह से मुल्क के अंदर लगातार मजहबी दायरों को टारगेट करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को का नज़रअंदाज किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है, हम चाहते हैं कि वो देश की संसद का कानून है और उसकी रखवाली के लिए संसद को के कदम बढ़ाना चाहिए और अगर कोई गलत करता है तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, हालात सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं हो रही यहाँ, सब माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है जी। अभी अभी आपने तकरीर सुनी हमारे क्रिश्चियन भाइयों की। अगर आप मेरे से पीछे मुड़ के देखें तो हमारे सिख भाई आए हैं, पंजाब से भी आए हैं जी, और खैर मुसलमान पूरे हिंदुस्तान से आए हैं। तो माइनॉरिटीज़ में एक कंसर्न है कि जो बर्ताव होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कई जगह ज़्यादती हो रही हैं। अगर आप क्रिश्चियंस के साथ देखें तो ख़ासकर ज़्यादतियाँ हो रही हैं। यहाँ पर मस्जिदों में रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, मदारिस में ज़्यादती हो रही है।
तो ये सब एक बातें चिंताजनक हैं जी। और ये लोग दूर दूर हिंदुस्तान से आए हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रखने के लिए और फिर ये सोचने के लिए कि सरकार को किस तरह परसुएट किया जाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी का इंतकाल हो गया। वो 72 बरस के थे। अहमद पाशा कादरी कुछ अरसे से बीमार थे। अहमद पाशा कादरी मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी के काबिल एतमाद और करीबी साथी थे। अहमद पाशा कादरी 4 मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हुए। इन्होंने हल्के चारमीनार और याकूतपुरा से MIM के नुमाइंदगी की। अहमद पाशा कादरी ने कई दहाइयों तक मजलिस से वाबस्तगी के दौरान पार्टी को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया। अहमद पाशा कादरी के इंतकाल पर मुख्तलिफ गोशों से ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है। मकबूल मिल्लत अलहाज सैयद अहमद पाशा कादरी साहब क़िबला जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और साबिक़ रुकन असम्बली का इंतकाल हो गया है। बाद नमाज ज़ोहर यानी 1:20 पे जामा मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तदफीन मस्जिद मुहियुद्दीन बादशाह ज़रीन गुल्ला। राजस्थान के जैसलमेर के सहराई इलाके में ऊंट पर बैठकर खेला जाने वाला पोलो आज भी मकबूल है और यहाँ ये खेल लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ये मुनफरिद और रिवायती खेल गुज़िश्ता 40 वर्षों से खेला जा रहा है, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन जमा होते हैं। राजस्थान में ऊँट को ख़ास अहमियत हासिल है और इस तरह के मुकाबलों के लिए बेहतरीन ऊँटों का इंतखाब किया जाता है। खिलाड़ियों के लिए ये खेल खासी महारत का तकाजा करता है, क्योंकि ऊँचाई पर बैठ गेंद को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। ऊँट पोलो 1988 से शुरू किया था जैसलमेर में इसी मैदान से, और हमारा ये प्रयास था कि जब घोड़े पे बैठ के ऊँट पोलो खेल सकते हैं, हाथी पे खेल सकते हैं, पानी में खेल सकते हैं, साइकिल पे खेल सकते हैं, तो क्यों नहीं ऊँट पे खेलें। तो हमने 1988 शुरू किया था। हमारा ये प्रयास सफल रहा। हमारी एक कैमल पोलो एसोसिएशन है, टीम है, हम खेलते हैं, एग्जीबिशन मैचेस करवाते हैं। हमने इजराइल की टीम के साथ में भी खेला है। हम बीकानेर खेल के आए, पुष्कर खेल के आए, नागौर खेल के आए, और मरूम मेले में हमारा ये विश्वास ये रहता है कि इसका प्रचार प्रसार अच्छा हो। चांदी की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने सहारनपुर की मिठाइयों की रौनक को मुतासिर किया है। मिठाइयों पर लगाए जाने वाले चांदी के बारीक वरक अब कम इस्तेमाल होने लगे हैं। मिठाई फरोशों के मुताबिक चांदी महंगी होने से वरक की कीमत तकरीबन दोगुनी हो गई है, जिसके बायस मिठाइयों पर इसका इस्तेमाल महदूद करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि पहले बर्फ़ी की थालियों पर वरक की कई तह लगा दी जाती थी, अब सिर्फ मामूली मिक़दार लगाई जा रही है। महंगी चांदी की जगह अब पिस्ता पाउडर और ज़ाफ़रान जैसे मुतबादिल इस्तेमाल किए जा रहे हैं और चांदी के वरक अब ज़्यादातर महंगी मिठाइयों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। काफ़ी परेशानी आ रही है जब से चांदी का रेट बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि पहले क्या होता था, हम मिठाई विठाई पे लगाते थे तो उसकी शो बढ़ती थी उस चीज़ की, बट जब से महंगी हुई तब से लगानी बंद कर दी है। 2-3 दिन से गिर रही है तो थोड़ा राहत है, बट तब भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि मिठाइयाँ देखिए बिना उसके फीकी फीकी लगती है। चांदी के वक्त से शो आता है उसका, ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क आ गया है। जहाँ 130-140 या 150 के आसपास का पैकेट था, 300-325 का पैकेट हो गया एक चांदी के वर्क का। इसमें प्रभाव तो पड़ा कि जैसे कि बढ़िया आमतौर पर पहले यूज करा करे थे इसे, भाई मुझे सोच समझ कर करनी पड़ा है। जैसे कि 5-7 वर्ग हमारे थे एक ट्रे पे, बर्फी की ट्रे की, तो अब जब क्या है कि आधे में काम करना पड़ा है, सोच समझ गए, बस सजावट के तौर पे ही इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सोच समझ गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।